चलिए हम शुरू करते हैं। और आज हम जो पिछली क्लास थी उसके आगे की यात्रा को शुरू करते हैं। हमारी क्लास जो लास्ट टाइम चल रही थी वो थी कि एक विषय के तौर पर लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ है। ये हम पढ़ रहे थे एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास। ये हम टॉपिक को शुरू कर दिया था और हमने इसको देखा था। ओके, तो हमने जो चीजें देखी वो एक शुरुआती दौर की कहानी मैंने आपको इसमें बताई कि कैसे एक विधा के रूप में लोक प्रशासन आता है। और मुझे लगता है कि आपने उसको महसूस किया होगा। मेरी कोशिश थी कि मैं आपको कुछ डेटा बताऊं, इससे ज्यादा उसके पीछे की हिस्टोरी को और इसके पीछे की जो कहानी है उसको मैं महसूस कराऊं। तो मैंने बताया था कि कैसे अमेरिका में एक स्पॉइल सिस्टम डेवलप हुआ और उस स्पॉइल सिस्टम जो स्पॉइल सिस्टम था, लूट प्रणाली थी, उसने कैसे एक अमेरिका के राष्ट्रपति की जान ली। और फिर उसके बाद में एक सुधार की जो प्रक्रिया शुरू होती है उसके बारे में सोचा जाना शुरू होता है। और उसमें वुड्रो विल्सन का एक लेख आता है, टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और वहां से लोक प्रशासन की एक विषय के तौर पर नींव रखी जाती है। हमने इस बात को देखा। फिर हम दूसरे हिसाब से देखा कि 1887 की इस कड़ी को हम एक विभाजन रेखा मानते हैं हम। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारा लिटरेचर था जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम देख सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसमें अरस्तु की पुस्तक, प्लेटो की, मैकियावेली की, आपका कौटिल्य की, बहुत सारा लिटरेचर हमने बताया। उस पर एक मैंने बताया कैमरलिज्मवाद, कि कैसे एक 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप में एक आंदोलन हुआ जिसमें लोक प्रशासन की ट्रेनिंग पर बल दिया गया। फिर कैसे ये शब्द का द फेडरलिस्ट में सबसे पहले आया, चार्ल्स जीन बेनिन ने कैसे इस शब्द को डिफाइन किया। ये सारी तमाम चीजें देखी। और लास्ट में हम इस बात को देख रहे थे कि 1887 के पश्चात अगर हम लोक प्रशासन देखें तो उसके विकास को हम 5 चरणों में बांट के पढ़ सकते हैं। जो पहला चरण था वो पहला चरण था 1887 से 1926 तक का, जिसे हम नाम देते हैं पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी, हिंदी में कहते हैं राजनीति प्रशासन द्विभाजन। जो दूसरा चरण है वो 1927 से 1937 तक का, इसे हमने नाम दिया था सिद्धांतों का स्वर्ण काल, और अंग्रेजी में हम कह देंगे गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स। तीसरा जो चरण है वो 1938 से 1947, ये चुनौती का काल है, एरा ऑफ चैलेंजेस। और फिर हम पांचवा चरण आगे मैं बता भी देता हूँ, लिखा हुआ देखना चाहते हो तो। ये जो पांचवा चरण था ये फिर वही आ गया। पांचवा जो चरण था उसका नाम हमने दिया एरा ऑफ द क्राइसिस ऑफ द आइडेंटिटी, अस्तित्व का संकट काल। और जो छठा चरण है वो 1970 से 71 से अब तक चला आ रहा है। और उसका नाम, दो नाम हम जनरली पुस्तकों में पढ़ते हैं, लोक नीति चरण या अंतर्विषयी कालखंड। एक नई बात और उसमें मैंने बताई थी कि एक तो ये विभाजन है जो अगर हमें नाम लेके नहीं पूछा जाए तो हमें 5 चरण बताते हैं। दूसरा विभाजन है निकोलस हेनरी का, जिनकी पुस्तक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक अफेयर। उसमें भी 5 चरण है, लेकिन उसके 5 चरण में शुरू के 2 चरण तो सेम है। जो तीसरा चरण है, मतलब 1938 के बाद, वहां से निकोलस एंड्री जी का एक कहना है कि भाई इसे हम विकास नहीं कर सकते, ये तो प्रतिक्रिया का चरण है। इसलिए वो 1937 से लेके और 1950 तक के पीरियड को एक साइलेंट पीरियड, एक रिएक्टिव काल बताते हैं। 1950 के बाद में वो अलग तरह से इसे डिफाइन करते हैं कि 1950 से 1956 का काल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पॉलिटिकल साइंस। 1956 से 1970 मतलब एक ओवरलैपिंग पीरियड चलता है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए मैनेजमेंट। और 1971 के बाद में वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दो विभाजन हम देखें। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे इससे आगे की कहानी को। और कहानी क्या है, जो एक एक विकास के चरण है उसको हम समझेंगे। मोटे तौर पर हम
दो तरह से इसे समझ सकते हैं। नंबर एक, उस कालखंड में हुआ क्या, मतलब किसने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया या किसका क्या क्या मत रहा। एक ओवरऑल तस्वीर देख सकते हैं हम कि इस पूरे कालखंड को हम किस रूप में देखें। वैसे किसी भी विषय की विकास यात्रा को ऐसे बिल्कुल स्पष्ट वर्ष में विभाजित करके देखना संभव नहीं है, लेकिन बस उस मोटे कालखंड में एक तरह की बातें ज्यादा हुई, इसलिए उनका एक कंक्लूजन हम एक साथ रख देते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज हम रख रहे हैं। ओके, सभी के पास आवाज वगैरह आ रही है ना? और कोई दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा। तो ये एक चीज है। तो पहला चरण ले रहा हूं और बिना समय गवाए मैं बिल्कुल यहाँ से अब एक एक चरण को स्पष्ट करते हैं। जो पहला चरण है, जिसे हमने 1887 से 1926 तक का पीरियड माना था, जिसे हमने राजनीति प्रशासन द्विभाजन नाम दिया था, इसमें क्या क्या हुआ? राजनीति प्रशासन द्विभाजन नाम दिया था, इसमें क्या क्या हुआ? चलिए मित्रों, मैं थोड़ी सी बात मुझे याद आ गई है, आपसे काम की बात है, मैं वो बात थोड़ी सी आपसे कर लेता हूँ। आपको पता है कि आरपीएससी में जो कॉपी का मूल्यांकन होता है वो यूनिवर्सिटी के हम जैसे साथी और सहयोगी लोग करते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। मैं उस प्रक्रिया का बहुत सारी पीएससी में हिस्सा रहा। अभी मैंने आरपीएससी से चूंकि यहाँ आपसे जुड़ जाता हूँ और भी मेरे कुछ पॉलिटिकल कुछ सोशल कमिटमेंट है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा दूर रहता हूँ। लेकिन मेरी चूंकि यूनिवर्सिटी में आज मेरी एक बातचीत हुई, स्पेशली अपना सब्जेक्ट नहीं है कोई और, जो इसमें ऐसा होता है कि एक तो कॉपी का इवैल्यूएशन करने वाले होते हैं, एक एक सब्जेक्ट को हेड करने वाला एक चेयर होती है, हेड चेयर, जो उस विषय के 10 15 12 जितने भी जो प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको वो लीड करते हैं और फाइनल डिसीजन उनका होता है। तो उस पे मेरी थोड़ी पेपरों पे, आरएस के पेपरों पे चर्चा हुई। तो आपके काम की बात क्या है वो मैं बता देता हूँ। काम की बात यह है कि अब ये जो अलग अलग सब्जेक्टों के पेपर है, उसे जनरलिस्ट दृष्टिकोण से नहीं देखा जा रहा, उसे उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। और उस सब्जेक्ट की कोर लैंग्वेज है, उसकी वो एक्सपेक्टेशन करते हैं, और इसलिए उनकी एक्सपेक्टेशन में है और स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस है उसमें एक बड़ा गैप आ रहा है। इसलिए आप किसी सब्जेक्ट को एज ए जनरलिस्ट नहीं पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट को एज ए, उस टॉपिक को एज ए स्पेशलिस्ट ही देखेंगे और आप उस दृष्टिकोण से ही तैयारी करें। तो मैं थोड़ा आपको एज ए सब्जेक्ट के स्पेशलाइज्ड पार्ट की तरफ ही ज्यादा मोड़ रहा हूँ, ना कि ये समझते हुए कि आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है जी, जीएस जैसी पार्ट है तो इसे कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। तो शायद मैं जो बात कुछ कहना चाह रहा हूँ, आप उस बात को शायद समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, ओके। अभी मैं इस पार्ट पे काम करता हूँ, डायक्टोमी ऑफ पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो 1887 से 1926 तक का पीरियड रहा, इसमें एक तो बात आती है कि इस पीरियड में हुआ क्या नहीं है, मतलब इस पीरियड में एक विषय की दृष्टि से क्या हुआ, मतलब विषय की दृष्टि से देखें तो क्या हुआ, एक तो ये बात आती। दूसरा, हम इसमें ये देखें कि इसमें योगदान किस किस का रहा, मतलब कौन कौन लोग थे जिनका योगदान रहा। ये दो बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात पर हम चर्चा करते हैं कि योगदान किनका रहा। तो योगदान में सबसे बड़ा नाम आता है, वो आता है वुड्रो विल्सन, जो हम बार बार जिक्र कर चुके हैं। अब चूंकि वुड्रो विल्सन फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, नहीं है, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। थोड़ा इतना बड़ा नाम है तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो कौन थे ये जो लोक प्रशासन में इतना बड़ा नाम है, तो आप इनके बारे में थोड़ा जानिए कि ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के, अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे। राजनीतिक विज्ञान के क्या थे? प्रोफेसर थे। देखिए प्रोफेसरों का बड़ा योगदान होता है, नहीं है? आप कहोगे कि इसमें तो क्या हो गया, एक विषय तो बना नहीं था। नहीं नहीं, बाद में ये न्यू जर्सी स्टेट के, न्यू जर्सी राज्य के राज्यपाल बने। अरे वाह, गवर्नर बन गए, बड़ा काम हो गया, प्रोफेसर गवर्नर बन गया। नहीं नहीं, इससे बड़ा काम हुआ है। 1911 से 1918 तक, 1911 से 1919 तक, नहीं है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। देखो कितना बड़ा नाम हो गया, 8 साल तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। इतना ही नहीं, अब एक और बड़ी उपलब्धि है इनके नाम से, और वो उपलब्धि है इन्हें 1919 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिलता है। शांति का नोबेल पुरस्कार मिलता है। अब तो बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम, कुछ बचा ही नहीं। एक व्यक्ति के जीवन में जो जो कुछ कर सकता है सब कर गया बंदा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित क्या किया है वो भी देखें अगर हम, तो 1887 में टू दी स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन, टू दी स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक एक आर्टिकल लिखा। एक आर्टिकल, एक लेख प्रकाशित किया, पुस्तक नहीं, एक लेख, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ। कहाँ किया ये रिसर्च पेपर? पब्लिश हुआ आपका पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली नामक जर्नल में, राजनीतिक विज्ञान चतुर्थांश नामक एक जर्नल में ये आर्टिकल पब्लिश होता है। तो ये इनका योगदान है, जिससे इस लेख से ही माना जाता है कि लोक प्रशासन का उद्विकास हुआ है। तो आपके बारे में जैसे वुड्रो विल्सन हो तो सबसे पहले उनके बारे में थोड़ी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि वुड्रो विल्सन साहब कौन थे। तो एक तो इनका बड़ा योगदान है, इन्होंने, नहीं है, एक योगदान ये आ गया। दूसरा योगदान मतलब थोड़ा हम इनके बारे में देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा, क्या योगदान दिया, थोड़ा इसी जगह देख लेते हैं। वुड्रो विल्सन ने 2-4 बातें साफ साफ कही, मतलब इन्होंने 2-3 बातें साफ साफ कही। नंबर 1 बात, उन्होंने कहा कि प्रशासन जो है वो एक व्यापार का क्षेत्र है, मतलब जैसे एक बिजनेस का एरिया होता है वैसे एडमिनिस्ट्रेशन है। तो प्रशासन को एक प्रोफेशनली एरिया के तौर पर डेवलप करने का बात ये कहते हैं। तो पहली चीज है कि प्रशासन एक व्यापार का क्षेत्र है, बड़ी बात कह दी। दूसरी बात ये कहते हैं कि ये व्यापार का क्षेत्र तो है लेकिन ये राजनीतिक विज्ञान से पृथक है। ये पहला बड़ा उनका दावा था, मतलब प्रशासन है वो राजनीति विज्ञान से पूर्णतः पृथक है। कैसे पृथक है? क्योंकि इसमें नीति क्रियान्वयन से संबंधित विज्ञान काम में लिया जाता है। क्यों पृथक है? क्योंकि दो चीजें हैं। ये कहते हैं कि इसका संबंध
नीतियों के क्रियान्वयन से है। और फिर आगे ये बात कहते हैं इसी के संदर्भ में कि राजनीति विज्ञान को या राजनीति को प्रशासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं जितनी चीजें लिख रहा हूं इसे आप नोट करते जाइए, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि केवल वुड्रो विल्सन के योगदान पर सेपरेट से 100 वर्ड का क्वेश्चन ना पूछ लिया जाए। इसलिए मैं वुड्रो विल्सन को इतना डिटेल में बता रहा हूं आपको। तो दूसरा है कि ये राजनीति विज्ञान नीति क्रियान्वयन का है और राजनीति विज्ञान से पृथक है। और राजनीति विज्ञान को ये चुनौती दी, मतलब उन्हें कहा कि राजनीति को या राजनीतिज्ञों को प्रशासन के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आगे वो कहते हैं, मतलब प्रशासन में या लोक प्रशासन के क्षेत्र में वुड्रो विल्सन का क्या योगदान है, तो उनके बारे में बताया, उनकी कुछ बातें हम बता रहे, तो पॉइंट वाइज आपको बातें लिखनी है उस समय। तो पहला कि ये प्रशासन का एक व्यापार का क्षेत्र है, ये राजनीति विज्ञान से पृथक है क्योंकि इसका संबंध नीतियों के क्रियान्वयन से है, और राजनीति को प्रशासनिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये अपनी बात अपने लेख टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं। थोड़ा सा उस समय जाके देखेंगे तो बड़ी बात होगी। तीसरी चीज जो वुड्रो विल्सन साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि संविधान को बनाना आसान है, चलाना नहीं। ध्यान देना, संविधान को बनाना आसान है लेकिन उसे लागू करना कठिन कार्य है। आप पूरा लिख सकते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करना और कॉन्स्टिट्यूशन का क्रियान्वयन करना ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। इस पे वो बात करते हैं और फिर वो लास्ट में कहते हैं कि हमें प्रशासन का विज्ञान विकसित करना चाहिए। सॉरी, ये फिर वो लास्ट में कहते हैं कि प्रशासन का विज्ञान विकसित करना चाहिए, विकसित करना चाहिए। ये मोटे तौर पर वो 4 उद्घोषणाएं करते हैं। ध्यान दीजिए, मोटे तौर पर अपने इस आर्टिकल में, पूरे आर्टिकल का अगर सार देखें, 4 बातें बताते हैं। प्रशासन को एक व्यापार का क्षेत्र बताते हैं, राजनीति से प्रशासन को अलग करते हैं और कहते हैं ये दोनों अलग अलग हैं। इसके पक्ष में तर्क देते हैं कि संविधान का निर्माण करना आसान है, संविधान का क्रियान्वयन करना मुश्किल है। तो इसके पक्ष में वो तर्क देते हैं और फिर लास्ट में वो कहते हैं कि प्रशासन का एक विज्ञान विकसित हम सबको करना चाहिए और इसके लिए वो प्रशासन के क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग को सपोर्ट करते हैं। मुझे लगता है कि वुड्रो विल्सन के बारे में आपकी एक राय बन गई होगी। वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कहा जाता है, जबकि अमेरिका में वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहते, अमेरिका वाले किसी और का नाम लेते हैं और उनका नाम है गुडनाव। इसके पीछे एक व्यवस्था या इसके पीछे कारण जो मैं अनुमान लगा पा रहा हूं वो ये है कि वुड्रो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति रहे 8 साल तक, नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। और मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और कल मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाता हूं और फिर मुझे नोबेल पुरस्कार भी मिल जाता है। काश ऐसा हो ही नहीं है, और हो ही क्यों, हो ही जाएगा। तो मैं अब कुछ लिख रहा हूं और मेरे लिखे हुए किसी संदर्भ को बाद के लोग कहे अच्छा सीवी यादव जी ने ऐसा किया था, और लोग ग्लैमरस कर देते हैं, उसको फैला देते हैं। देखिए, बड़ा विद्वान था, प्रोफेसर था, लिखा था, पहली बार अच्छी बात बताई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी उनका राष्ट्रपति बनना, उनको नोबेल पुरस्कार मिलना, उनसे उनकी बातों को जो लेजिटिमेसी मिली, जो स्वीकारोक्ति मिली, वो सामान्य एक
इंटेलेक्चुअल की तुलना में, मतलब जितना वो डिजर्व करते थे उनसे ज्यादा मिलना स्वाभाविक ही था। इसीलिए दुनिया के भीतर वुडरो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना जाता है। इसे कुछ ऐसे भी देख सकते हो जैसे आज अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप महोदय कैसे जो पीस का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो इनके पीछे वजह क्या होती है? एक लिजिटिमेसी लेना कि अरे मैं भी कुछ हूँ, मैंने भी कुछ किया है, मेरा भी नाम इतिहास में दर्ज हो। तो ऐसा होना कोई अस्वाभाविक नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें रही होगी। ऐसा कहीं लिटरेचर में तो नहीं लिखा हुआ, ऐसा मैं मेरे अनुभव से, मतलब मुझे जो महसूस होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा और दूसरा वुडरो विल्सन के अलावा और कंट्रीब्यूशन लेते हैं कि और किसका कंट्रीब्यूशन ले इस पहले फेज में। तो हम दूसरा नाम है वो है फ्रैंक जे गुडनाउ का नाम आता है। फ्रैंक जे गुडनाउ का नाम आता है। क्या थे? ये भी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे। इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स, ये पुस्तक है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पुस्तक 1900 में पब्लिश होती है। इस पुस्तक में वो क्या कहते हैं? इस पुस्तक में वो कहते हैं राजनीति का संबंध विधायिका से है और प्रशासन का संबंध या लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से है। मतलब वो क्लियरली ये बात कहते हैं कि कैसे राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन अलग अलग है। बहुत क्लियरली इस बात को कहते हैं। आगे वो अपनी बात के पक्ष में तर्क देते हैं कि राजनीति जो है वो किसी राज्य की इच्छा को प्रदर्शित करती है, और जो प्रशासन है उस इच्छा का क्रियान्वयन करता है, उसका क्रियान्वयन करता है। और इस प्रकार से फ्रैंक जे गुडनाउ ने पहली बार बहुत क्लियरली डिवाइड किया लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से। इसीलिए जो फ्रैंक गुडनाउ को फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। हमने देखा था कि निकोलस हेनरी ने अपनी पुस्तक में लोक प्रशासन की विकास यात्रा ही 1900 से शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आपको गुडनाउ के बारे में भी अगर 50 शब्द लिखना हो तो आराम से आप लिख पाएंगे। आगे हम तीसरा नाम इसमें लेते हैं, तीसरा योगदान जो हम इसमें थोड़ा सा जोड़ते हैं वो है कि 1914 में अमेरिका का पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन जो है, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन राजनीतिक विज्ञान संघ है, उन्होंने लोक प्रशासन को एक सब्जेक्ट के तौर पर चलाने की मान्यता दी। मतलब एक विषय के तौर पर लोक प्रशासन की अकादमिक शुरुआत होती है, अकादमिक मान्यता दी कि नहीं ये एक विषय के तौर पर, ट्रेनिंग के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो चलिए फिर तो इसके बाद तो है ही क्या, और चीज हम जोड़ते हैं। चौथा और अंतिम है वो नाम है एल.डी. वाइट। इनकी पुस्तक है इंट्रोडक्शन, बहुत फेमस पुस्तक है, आपको याद होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन टू दी स्टडी ऑफ पहली बार शब्द आ रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और ये पुस्तक 1926 में पब्लिश होती है। और इस पुस्तक में उन्होंने कहा
लोक प्रशासन का काम है लोक नीति का क्रियान्वयन करना और लोक नीति से संबंधित पब्लिक पॉलिसी संबंधित सभी क्रियाएं लोक प्रशासन के क्षेत्र में आती है। ये पुस्तक आप पढ़ सकते हो, आराम से मिल जाएगी, मेरे पास भी है। ये पहली पुस्तक है, प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और इसके साथ ही लोक प्रशासन को एक एकेडमिक मान्यता प्राप्त हो जाती है और इसके साथ ही लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान से अलग एक एकेडमिक आइडेंटिटी बना लेता है। ध्यान दीजिए कि जो पहला चरण है उस पहले चरण में अलग अलग विद्वानों के कंट्रीब्यूशन के उपरांत पॉलिटिकल साइंस से डायकोटोमी मतलब पूरा विमर्श राजनीतिक विज्ञान से डायकोटोमी पे चल रहा है, इसलिए मदर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है पॉलिटिकल साइंस और उससे लोक प्रशासन कैसे अलग हो इस पर सब लोग बल देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पूरे चरण के भीतर जो विमर्श हुआ एक विषय की दृष्टि से वो क्या क्या हुआ, सबका अगर सार रूप लिखे तो पहली चीज है कि लोक प्रशासन जो है राजनीतिक विज्ञान से पृथक्करण पर बल दिया गया। पहला, इस पूरे कालखंड में एक काम ये लगातार तौर पर किया गया कि आपका जो सेपरेशन है उस पे पूरा फोकस सेपरेशन पर है। दूसरा काम, लोक प्रशासन के विज्ञान विकसित करने पर भी बल रहा, ये भी दूसरा है। तीसरा काम जो पहले हम पढ़ ही चुके हैं, तीसरा काम यह बताया गया कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका, सरकार की जो कार्यपालिका शाखा है उससे है। तो तीसरी चीज ये हुआ लोक प्रशासन का संबंध सरकार की कार्यपालिका शाखा से स्थापित किया गया। ये मोटे तौर पर पूरे कालखंड में सब लोगों ने ये तीन काम तो हुआ, चौथा काम भी हम कह सकते हैं, वो भी हमें जोड़ देना चाहिए। चौथा काम है कि कालखंड के अंत तक लोक प्रशासन को पृथक अकादमिक पहचान भी मिल गई। एक सेपरेट से एक एकेडमिक आइडेंटिटी भी उसे मिल गई। ये चार काम इस कालखंड के भीतर होते हैं। एक अन्य दृष्टिकोण से भी इस कालखंड को समझते हैं, एक अन्य दृष्टिकोण, और वो दृष्टिकोण है रॉबर्ट गोलम्बस्की के दृष्टिकोण से भी। ये विद्वान का नाम है, आप घबराइए नहीं, की दृष्टि से भी हम समझते हैं। उन्होंने कहा कि इस कालखंड में लोक प्रशासन के केवल लोकस पर ध्यान दिया गया, केवल लोकस पर ध्यान दिया गया। अब ये क्या शब्द आ गया लोकस, आप कहेंगे कि ये क्या बल आ गई। बेसिकली रॉबर्ट टी गोलम्बस्की ने किसी भी विषय के विकास को लोकस और फोकस के आधार पर समझाया। लोकस क्या है? लोकस का मतलब होता है स्थान और फोकस का मतलब होता है दिशा। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे कालखंड में 1887 से 1926 तक लगातार लोक प्रशासन के एक स्थान, मतलब ये एक विषय है, एक अलग विषय है, इसको लेके पूरा फोकस रहा। इसमें है क्या, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, मतलब फोकस पे कोई ध्यान नहीं था। तो वो कहते हैं कि इस पूरे कालखंड में
लोकस पर ध्यान दिया गया। तो एक तरह से मैंने पहले कालखंड को डिटेल से बताया है। ये इसलिए बताया है कि अलग अलग तरह से सवाल पूछ ले, और अगर सिर्फ 3 लाइनें लिखनी होगी तो जो कंट्रीब्यूटर है उनका और इस कालखंड में क्या 2 बात महत्वपूर्ण हुई वो लिख देना। तो ये तो फिर रिटर्न स्किल में हम देखेंगे कि कैसे उस चीज को हम यूज करते हैं। लेकिन पहला काम था कि मैं इस पूरे कालखंड को आपके सामने खोल करके रखूं। आपको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके। आपके कुछ कमेंट्स भी मुझे लगता है कि इस पीरियड में आए हैं, तो देख लेता हूँ। फिर दूसरा कालखंड देखते हैं। ओके। ठीक है, मुझे डिबेट में देखे, थैंक यू। कोर लैंग्वेज वर्ड पावर। नॉलेज होता है तो सब चीजें ठीक हो जाती है सुख। कोई नहीं। ओके। मुझे कई जगह देखोगे आपस क्या नाम है, उम्मीद इमेजिन नहीं कर सकते हो। बस जहां आपकी कल्पना नहीं जाए ना वहां भी मैं जाता रहता हूँ। तो वो कोई नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है मित्रों, जिस भूमिका में आप हो ना उस भूमिका में डूब जाना चाहिए। मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेता हूँ तो मुझे कोई दूसरी दुनिया नहीं पता रहती है। जब मैं आपके साथ होता हूँ तो मुझे कोई दूसरी दुनिया नहीं पता होती है, और जब मैं किसी और दुनिया में होता हूँ तब आपकी दुनिया नहीं पता होती है। तो ऐसा ही होता है। और कोई मिक्सअप नहीं होना चाहिए इनका। एक जिस काम में जिस समय हो उस समय लग जाओ। ओके, तो हम सेकंड चरण करते हैं। द्वितीय चरण, सेकंड चरण। नाम क्या था? सिद्धांतों का स्वर्ण काल। अंग्रेजी में क्या लिखा था? गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल। कब से कब तक था? 1927 से 1937 तक का पीरियड। इसे भी उसी रूप में देखा जाना चाहिए। एक तरफ इसमें कौन कौन लोग योगदान दिया, किन किन का योगदान करता कौन थे, एक तो ये हम रखें। और विषय में क्या प्रगति हुई, विषयगत प्रगति क्या हुई, वो दूसरी बात हमको देखना चाहिए। तो इसे कैसे देखें? ठीक है, क्लियर फर्स्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन। ओके, देखिए जब एक नया विषय, कुछ भी हो, नया विषय आओ, नया कोई धारा आए, नई पॉलिटिकल पार्टी आए, नया संगठन आए, नया आता है, उसके प्रति एक स्वाभाविक, एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। अगर कुछ भी नया आता है तो एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक बात यह होती है कि उस जगह एक स्पेस मिलने की संभावना, एक रिकॉग्नाइजेशन की संभावना ज्यादा होती है। चूंकि 1926 तक लोक प्रशासन को एक वैधता मिल गई, ऐसा भी हुआ कि एक सेपरेट विषय के तौर पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्विकास हो गया है, तो निश्चित तौर पर ही बहुत सारे विद्वानों का रुझान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आना नेचुरल था। मतलब आप इसे स्वाभाविक या मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हो। तो बहुत सारे लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ एकदम से झुकाव हुआ, और उन्होंने उस स्पेस को पाने की जद्दोजहद में लोक प्रशासन पे काफी लिटरेचर लिखा अगले 11 सालों में। और इतना लिटरेचर लिखा कि इस फेज को गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। मतलब इस फेज में सबसे ज्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज और प्रिंसिपल दिए गए। मतलब एक विषय के तौर पर सबसे गोल्डन एरा था ये। निश्चित तौर पर ही जब गोल्डन एरा होगा तो कंट्रीब्यूटर ज्यादा होंगे, तो कुछ महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं का नाम आपको पता होना चाहिए।
क्या क्या है मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक नाम लेते हैं हम, एफ डब्ल्यू विलोबी का नाम। देखो पहले कुछ नाम मैं लिखवा देता हूँ। ये नाम, दूसरा नाम मुझे लगता है कि मुझे लेना चाहिए हेनरी फ्योल का। हिंदी में लिख दूं फिर सारी, हेनरी फ्योल का। तीसरा नाम रख सकते हैं मेरी पार्कर, मेरी पार्कर फोलेट का। चौथा नाम हम रख सकते हैं मोने और रेले का। पांचवा नाम हम इसमें दे सकते हैं, बहुत सारा जो वैज्ञानिक प्रबंधनवाद हुआ उनका नाम भी हम, मतलब जो टेलर का योगदान रहा, एफ डब्ल्यू टेलर का। छठा नाम हम दे सकते हैं लूथर गुलिक और लिंडल ओरविक का। एल ओरविक मतलब पूरा ही नाम लिख देता हूं, लिंडल ओरविक का। ये कुछ नाम है, इन्होंने अपनी अपनी पुस्तकों में लोक प्रशासन का सिद्धांत दिए, और वो जो सिद्धांत थे उन्होंने लोक प्रशासन को एक प्योर साइंस के तौर पर स्थापित किया। मतलब इनकी सबकी कॉमन बात क्या थी? सबकी कॉमन बात यह है कि सभी ने मिलकर के लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन में सार्वभौमिक सिद्धांतों की बात की। लोक प्रशासन में सार्वभौमिक सिद्धांत विकसित किए। इसके साथ एक चीज और भी लिखेंगे, यूनिवर्सल, मतलब सब जगह लागू होते हैं। लेकिन एक काम की बात जो आपको इस जगह याद रखनी चाहिए वो है कि जो सिद्धांत थे वो अनुभव व कल्पना आधारित थे। मतलब इनके पीछे कोई वैसे बहुत बड़ा रिसर्च नहीं था, एक इमेजिनेशन बेस्ड, या जिसके जीवन में जो महसूस किया उसके आधार पर एक प्रिंसिपल दे दिया। तो अनुमान और कल्पना आधारित सिद्धांत थे, लेकिन एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल दिया उन्होंने। दूसरी चीज हम कहेंगे कि इन्होंने जो लोक व निजी प्रशासन जैसा भेद है, निजी प्रशासन के भेद को क्या किया, बिल्कुल समाप्त किया। मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्योंकि सबके यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, तो ऐसा पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के तीसरी बात यह है कि इन्होंने लोक प्रशासन को एक विज्ञान की श्रेणी में रखा कि ये एक विज्ञान है जिसके आधार पर कुछ भविष्यवाणियां भी की जा सकती है। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक प्योर साइंस के तौर पर डेवलप करने की कोशिश की और कहा कि हमने एक नई मतलब नया विज्ञान खोज लिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर। इनके बारे में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो ये कंट्रीब्यूटर है, इनके इन सारे कंट्रीब्यूटरों को हम कहते हैं कि ये क्लासिकल थिंकर्स का दौर था, एक शास्त्रीय विचारकों का दौर था, जिन्होंने मनुष्य को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मनुष्य को आर्थिक मानव की संज्ञा दी। ये मैं काफी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जिसे आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे। आर्थिक मानव का मतलब यह होता है कि मनुष्य जो है वो भौतिक पुरस्कारों से ही प्रोत्साहित होता है।
उसके लिए सामाजिक मनोवैज्ञानिक पुरस्कारों की या भावनाओं की या कोई चीजों की जगह नहीं होती है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ये पूरे दौर में लोक प्रशासन लोक प्रशासन का औपचारिकरण पर बल दिया गया, फॉर्मलाइजेशन पे, औपचारिकरण पर बल दिया गया, ये भी कह सकते हो। कुछ और चीजें भी जोड़ना हो तो वो क्लासिकल थिंकर्स जब हम पढ़ेंगे, क्लासिकल थ्योरी जब हम पढ़ेंगे, उससे आप दो तीन चीजें और भी उठा लोगे तो चीजें बन जाएगी। एक थोड़ी सी बात मुझे लगता है ये आई गई है तो एक बात और भी इसमें रखी जानी चाहिए, वो ये है कि इस कालखंड में जो जोर दिया गया वो मितव्ययिता व दक्षता पर जोर दिया गया। लोक प्रशासन पर, इकोनॉमी और एफिशिएंसी पर बल दिया गया कि कैसे मिनिमम इनपुट में कैसे मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त किया जाए। आप समझ भी पा रहे होंगे कि ये सारी बातें एक लोक प्रशासन का विज्ञान विकसित करने के प्रयासों में किया गया। और करने वाले विद्वानों का नाम मैंने एक लिस्ट बताई, आप इनकी पुस्तकों का जिक्र जो है वो भी कर सकते हो। विलोपी की पुस्तक जो है उनका नाम था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा थोड़ा मैं लिख देता हूं, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फ्योल की पुस्तक थी, वो थी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। ये पुस्तक पहले बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई थी 1916 में, बाद में 1929 में जाके इसका अंग्रेजी संस्करण आया। मेरी पार्कर फोलेट की कई पुस्तक है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो है क्रिएटिव एक्सपीरियंस। क्रिएटिव एक्सपीरियंस मुने और रेले की जो पुस्तक थी ऑनवार्ड इंडस्ट्रीज। बाद में यही पुस्तक इसी पुस्तक का नाम जो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। टेलर की कई पुस्तकें हैं जिसमें दी साइंटिफिक मैनेजमेंट, नहीं है, दी साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में थी, लेकिन इसे आप कह सकते हो। लूथर और गुलिक की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पेपर्स ऑन दी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कब की बात है? 1937 में। और यही पुस्तक है जिसमें पोस्ट कॉर्प का प्रिंसिपल दिया गया था, जिसके बाद पूरी एक लोक प्रशासन जो है एज ए साइंस एस्टेब्लिश हुआ। तो ये जो दूसरा कालखंड है जिसमें लोक प्रशासन एक साइंस के तौर पर एस्टेब्लिश हुआ। तो पहले कालखंड में जहां लोक प्रशासन के लोकस पे बल दिया गया था, उसी तरह से रॉबर्ट टी कोलंबस की ये कहते हैं कि जो दूसरा फेज है गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल, उसमें कंप्लीटली लोक प्रशासन के फोकस पे बल दिया गया है। मतलब पूरी तरह से लोक प्रशासन के फोकस पर बल रहा। लोकस इस पूरे कालखंड में क्या रहा? गौण रहा। मतलब लोक प्रशासन किस दिशा में होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट इश्यू रहा। और इस तरह से जो दूसरा चरण है, वो चरण एक तरह से लोक प्रशासन के भीतर के पार्ट, उसकी थ्योरी, प्रिंसिपल, उन पे काम किया गया कि कैसे लोक प्रशासन का भीतर का स्वरूप होना चाहिए। और इसीलिए इस पूरे कालखंड को गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। इस तरह से मैं दूसरा कालखंड आपको स्पष्ट किया है, क्योंकि ये दो कालखंड, डायकोटोमी ऑफ पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन और गोल्डन एरा ऑफ प्रिंसिपल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने इन दो कालखंडों को थोड़ा सा डिटेल से बताया हूँ। अब हम चलेंगे तीसरे कालखंड में। लेकिन आपका अगर कोई क्वेश्चन हो
तो आप बताइएगा। थोड़ा समय भी लेट हो रहे हैं, तो एक क्लास और हम इसमें लेंगे। थोड़े आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो हम देख लेते हैं, फिर हम तीसरी फेज के भीतर एंट्री करते हैं और फिर कल हम इस टॉपिक को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। कोई सवाल हो तो देखिएगा। तो जब तक मैं तीसरे फेज का नाम लिखता हूँ, आप इसके कुछ भी चीजें हो तो अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका जवाब देता हूँ फिर। ओके, तो तीसरा चरण, जो चरण थर्ड था, चरण जो थर्ड था, जिसका हमने टाइम पीरियड 1938 से 1947 तक रखा, और नाम क्या था, सिद्धांत चुनौती का काल, चुनौती का काल, चुनौती का का काल, द एरा ऑफ चैलेंजेस। ये तीसरे चरण का हमने नामकरण रखा। पहले तो एक इम्पोर्टेंट बात हम पहले भी कर चुका था, उसको मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ कि तीसरे चरण को रॉबर्ट टी कोलंबस की नहीं, सॉरी, निकोलस हेनरी विकास का कोई कालखंड ही नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, इसे भी हम देखेंगे। जब तक आपके कोई सवाल हो, कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। तीसरे चरण को में 3 लोगों के योगदान को हम देखते हैं। तो एक तरफ योगदानकर्ता की बात करते हैं कि इनमें किनका योगदान हम माने, और दूसरी तरफ जो विषयगत प्रगति हुई उसको हम देखते हैं। बेसिकली प्रगति तो थी नहीं, जो भी हुआ था वो अवनति थी, लेकिन हम उसको देखना चाहिए हमको। 3 लोगों का नाम हम लोग इस चरण में प्रमुखता से रखते हैं। उसमें पहला नाम है चेस्टर इरविन बर्नर्ड। चेस्टर इरविन, हम जब लिखते हैं तो इसको आई लिखते हैं, और बर्नार्ड, ये पहला नामकरण है। इनकी पुस्तक का नाम द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, द फंक्शन द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य। 1938 में ये पुस्तक पब्लिश होती है। काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले एक योगदानकर्ता का नाम आ जाए, फिर मैं कहानी आपको बता दूंगा। दूसरा योगदानकर्ता का नाम है, वो है हर्बर्ट हर्बर्ट साइमन, और इनकी पुस्तक का नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, प्रशासनिक व्यवहार। 1947 में ये बुक पब्लिश हुई। मुख्यतः इसी बुक का जिक्र करते हैं, हालांकि और भी कई पुस्तकें इनकी है। जो तीसरा विद्वान है, उनका नाम है रॉबर्ट डहेल, और इनकी पुस्तक का नाम मैंने पहले भी लिखा था, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डबल डॉट 3 प्रॉब्लम्स 1947 में ही इनकी ये बुक पब्लिश होती है। तो 3 लोगों का हम इस पूरे कालखंड में लोक प्रशासन में हम कंट्रीब्यूशन मानते हैं। कंट्रीब्यूशन इस लिहाज से कि तीनों लगभग एक जैसी बात करते हैं। ये जो तीनों एक जैसी बात करते हैं, उस धारा का नाम है व्यवहारवादी धारा। मैं कुछ बताऊं, मतलब ये कंक्लूजन आपको लिखूं उससे पहले इस धारा को थोड़ा सा मैं समझाता हूं, और तब तक आपके कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए, क्योंकि मैं ये लास्ट ही जिक्र करूंगा, उसके बाद जो है हम कल इस क्लास को फिर एंड करेंगे। ये जो मैं चेस्टर इरविन बर्नार्ड की बात कर रहा हूं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है।
चेस्टर आई बर्नार्ड बेसिकली लोक प्रशासन में एक उस कालखंड में सबसे बड़ा नाम था। सबसे बड़ा नाम मेरे कहने से नहीं, आप अगर तथ्यों की पुष्टि भी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति बर्नार्ड साहब ग्रेजुएट की डिग्री नहीं रखते हुए भी इन्हें 7 यूनिवर्सिटीज ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। तो आप सोच सकते कितना पॉपुलर होगा। तो इतने पॉपुलर थे बर्नार्ड साहब। इन्होंने ये जो पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव लिखी, ये जस्ट आफ्टर तो जो अभी गुलिक और उर्विक की पुस्तक थी दी पेपर्स ऑफ द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके तुरंत बाद पब्लिश हुई। अब आप कहोगे कि ऐसा क्या था जो 1937 में गुलिक और उर्विक की पुस्तक पब्लिश हुई। मित्रों, वो एक तहलका मचाई थी, क्योंकि उस पुस्तक में पहली बार लोक प्रशासन को एक प्योर साइंस की तरफ स्थापित करते हुए बहुत ही तर्कों के साथ, बहुत सिद्धांतों के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक पूरी नई पहचान दी। 1937 में वो पुस्तक पब्लिश होती है, 1968-38 में इनकी पुस्तक आ रही होती है। गुलिक और उर्विक की तुलना में बर्नार्ड साहब का नाम बहुत बड़ा था। निश्चित तौर पर ही इतने बड़े नाम की जब पुस्तक आनी थी तो आने से पहले ही लोगों में काफी जिज्ञासा थी कि बर्नार्ड साहब क्या देखते हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर गुलिक और उर्विक ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, सब कुछ निचोड़ के रख दिया था। लेकिन जब बर्नार्ड साहब की पुस्तक पब्लिश हुई तो उसमें चौंकाने वाली बात थी। क्या चौंकाने वाली बात थी? एक, किसी भी नए सिद्धांत का या किसी भी पुराने सिद्धांत का जिक्र नहीं था। एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, औपचारिक संगठन और औपचारिक संबंधों के साथ साथ वो संगठन में अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संबंध, अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल रिलेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के वजूद को स्वीकारते हैं, उनके महत्व को बताते हैं, दोनों के सह अस्तित्व को बताते हैं। और इस तरह से अभी तक जो संगठन एक फॉर्मल सिस्टम में ही काम कर रहा था, उसमें एक नई दृष्टि डालने का काम वो करते हैं। ये दूसरा काम है। तीसरा, संगठन में जब अभी तक आर्थिक मानव की बात हो रही थी कि मनुष्य केवल भौतिक पुरस्कारों से ही अभिप्रेरित होता है, लेकिन इन्होंने अपना जो कंट्रीब्यूशन इक्विलिब्रियम थ्योरी दी, सहयोग संतोष संतुलन का सिद्धांत, कंट्रीब्यूशन सेटिस्फेक्शन इक्विलिब्रियम जो थ्योरी दी, उसमें वो भौतिक पुरस्कारों के साथ साथ गैर भौतिक पुरस्कारों के महत्व को भी स्वीकार करते हैं, जो कि एक नया काम था। तो ये भी एक नई बात थी। कुल मिलाकर के इन्होंने कोई सीधे तौर पर जो पूर्व के विद्वान थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रिंसिपल दिए, उन पे सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन एक दूसरा पक्ष जो जस्ट उसके अगेंस्ट था उसकी तरफ ये प्रकाश डालते हैं, और यहीं से सिद्धांतों के सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। और इस क्वेश्चन मार्क को सीधी चुनौती के तौर पर प्रस्तुत करते हैं हर्बर्ट साइमन। उन्होंने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में सीधे तौर पर चुनौती दी कि लोक प्रशासन के सभी सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ मुहावरे हैं। ध्यान देना, लोक प्रशासन के सभी सिद्धांत सिर्फ और सिर्फ मुहावरे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं चुनौती देता हूं, हर सिद्धांत के विरुद्ध एक दूसरा सिद्धांत मैं खड़ा कर सकता हूं। और ऐसे कई एग्जाम्पल देके समझाई कि हर एक सिद्धांत के विरुद्ध एक दूसरा सिद्धांत है। उन्होंने कहा पद सोपान और नियंत्रण का क्षेत्र एक साथ कभी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आदेश की एकता और पहल कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ऐसे कई थ्योरीज बताते हैं जब वो कहते हैं कि
ये कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। और इस तरह से उन्होंने लोक प्रशासन के सिद्धांतों को सीधी चुनौती दी और एक नई विधा को स्वीकार किया जिसका नाम था लॉजिकल पॉजिटिविज्म। हम इसे कहते हैं तार्किक प्रत्यक्षवाद। बेसिकली प्रत्यक्षवाद क्या है? प्रत्यक्षवाद एक धारा है सोशल साइंस में, जो सोशल साइंस को साइंस के नजरिए से, साइंस की तकनीकों से, या एक रियल साइंस, मतलब साइंस के नजरिए से नहीं, एक रियल साइंस बनाने की ओर बल है। मतलब जो विज्ञान के रियल पैरामीटर है, उन रियल पैरामीटर के आधार पर ही सोशल साइंस को साइंस बनाया जाना चाहिए। इस दिशा में ये धारा काम करती है और इसमें वो सारे सिद्धांत जो अनुभव और कल्पना आधारित होते हैं वो सब धराशायी हो जाते हैं। तो ये क्या है? एक नई धारा का विकास होता है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म। और लॉजिकल पॉजिटिविज्म से जो धारा निकलती है सोशल साइंस में, उसे कहा जाता है व्यवहारवाद। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस नए कालखंड में लोक प्रशासन में व्यवहारवादी विचार जो है वो प्रमुखता से रहते हैं। अब तीसरा नाम है रॉबर्ट डहल। इनके बारे में मैंने नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जिक्र किया कि ये लोक प्रशासन के विज्ञान होने पर सवाल ही नहीं उठाते, बल्कि पूरे तथ्यों के साथ और तर्कों के साथ उसमें 3 समस्याओं का जिक्र करते हैं। वो 3 समस्याएं क्या है वो हमने पहले भी बताई, अब दोबारा भी बता रहा हूं कि लोक प्रशासन से मूल्यों को पृथक किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि लोक प्रशासन के भीतर मानव सामग्री है और जिनके लिए प्रशासन होता है वो भी मानव सामग्री है। इसी तरह से दूसरी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो अपने बाह्य वातावरण से प्रभावित होता है और जो बाहरी वातावरण है वो निरंतर परिवर्तनशील है। और चूंकि उसके सापेक्ष लोक प्रशासन में भी बदलाव आएगा, इसलिए लोक प्रशासन का विज्ञान विकसित नहीं हो सकता। और जो तीसरा कारण उन्होंने बताया वो बताया कि मानव व्यवहार बहुत जटिलतम है और इसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। तो इस तरह से 3 लोगों के कंट्रीब्यूशंस को रखते हैं। साथ साथ में हम इस कालखंड का तो नहीं, लेकिन हम चौथा नाम भी इसमें जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं एल्टन मेयो। एल्टन मेयो जिन्होंने बाद में मानव संबंध विचारधारा दी, जिन्होंने मानव संबंध विचारधारा का प्रतिपादन किया, उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। कुल मिलाकर के आपके कोई क्वेश्चंस हो तो लिख दीजिए, फिर मैं इस क्लास को ओवर करूंगा। कुल मिलाकर के इस पूरे कालखंड में क्या देखा गया कि विषयगत प्रगति नहीं थी, बल्कि निकोलस हेनरी कहता है कि ये एक प्रतिक्रिया का चरण था। किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया? सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतिक्रिया। कैसे सिद्धांत थे? अनुभव और कल्पना आधारित सिद्धांत थे। तो एक बात ये हुई। दूसरी बात इस पूरे कालखंड में हुई वो ये हुई कि जो लोक प्रशासन के जो सिद्धांत थे, सिद्धांतों को मुहावरों की संज्ञा दी गई। ये बड़ी बात थी। ये संज्ञा बेसिकली साइमन ने दी थी, लेकिन कुल मिलाकर के ये बड़ी बात थी। तीसरी बात, लोक प्रशासन में व्यवहारवाद का उदय होता है। ये बड़ी बात है। चौथी बात, अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संबंध, अनौपचारिक संचार की संकल्पना आई पहली बार। पांचवी बात, भौतिक पुरस्कारों के साथ साथ गैर भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक पुरस्कारों का महत्व भी
महत्व स्वीकार किया गया। छठी बात, तार्किक प्रत्यक्षवाद का उदय होता है और इस तार्किक प्रत्यक्षवाद के उदय से एक वास्तविक विज्ञान विकसित करने का, एक वास्तविक विज्ञान, लोक प्रशासन का एक वास्तविक विज्ञान विकसित करने का प्रयास किया गया। ठीक है, आप पूरा कर लीजिए। तो ये मोटे तौर पर इस कालखंड में लोक प्रशासन में जो घटित हुई घटनाएं, वो घटित हुई घटनाएं ये है। कुल मिलाकर के ये होता है कि जिस फोकस को डेवलप किया था सेकंड चरण में, थर्ड चरण में एक तरह से उसके सामने एक चैलेंज दिया और इस तरह से लोक प्रशासन मतलब थोड़ा चला, वापस पीछे आया और अब पांचवें चरण में उसके एग्जिस्टेंस के समक्ष ही एक चैलेंज आता है। मैंने कल रात को आपके इस लेक्चर के बाद एक वीडियो बनाया था। कल आपका लेक्चर हो नहीं पाया था बेसिकली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तब मैंने एक सेशन बनाया, उस समय मेरे पास समय था और उसमें मैंने जो बात कही वो इससे जुड़ती है कि उसमें मैंने कहा कि जो आपके जीवन में जो संकट काल होता है वो बेसिकली संकट काल नहीं होता, बल्कि वो नवांकुर काल होता है, वो एक पुनर्जीवन का काल होता है। असफल होना का जो समय है वो बेसिकली आपके भीतर कई चीजें डेवलप करने का एक अपॉर्चुनिटी होती है। उस समय आपके व्यक्तित्व निर्माण का काल होता है, वो बेहतरीन काल। तो मैं ये सारी चीजें इसलिए कह रहा हूँ कि लोक प्रशासन में भी जो ये अस्तित्व के समक्ष संकट हुआ, वो वस्तुतः एक दृष्टि से अस्तित्व के समक्ष संकट था, लेकिन रियल में अगर कोई लोक प्रशासन विषय को देखता है तो वही एक फेज है जब लोक प्रशासन का एक नवांकुर प्रस्फुटित होता है, एक नवाचार शुरू होता है और रियल मायनों में लोक प्रशासन का एक सही व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसे हम कल देखेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही रखेंगे। कल फिर इस टॉपिक को, इस कहानी को फिर आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।